नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। उनको 279 इलेक्टोरेट में जीत हासिल हुई है। वहीं कमला हैरिस को सिर्फ 219 इलेक्टोरेट में जीत हासिल हुई है। जो स्विंग स्टेट्स थे, 7 में से 4 में ट्रंप ने जीत हासिल की है, जिसमें जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आने लगे हैं। आज उन्होंने आरएसएस के गढ़ और हेडक्वार्टर माने जाने वाले नागपुर में एक रैली का आयोजन किया, जहां पर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस भारत के संविधान के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 के लिए प्रस्ताव पारित किया। इसको लेकर बीजेपी के एमएलएज ने 5 अगस्त जिंदाबाद, जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस के विधायकों ने 370 के हक में वोट किया। हरियाणा और पंजाब में खाद डीएपी को लेकर किसान काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में बहुत लंबी लंबी लाइनें डीएपी वितरण केंद्रों के सामने लग रही है और हरियाणा में सरकार पुलिस का सहारा लेकर डीएपी खाद बांट रही है। भारत के सिविल एविएशन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सिख कर्मचारियों को कृपाण पहनने से मना कर दिया है। इसको लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 5 ककारें गुरुओं की देन है, ये फैसला बिल्कुल गलत है। पंजाब में श्री अकाल तख्त साहिब पर हुई बैठक आज खत्म हो गई है। इस बैठक में श्रोमणी अकाली दल के प्रधान के भविष्य को लेकर चर्चा की गई। फैसला सुनाने से पहले सिख जत्थेबंदियों की बैठक बुलाई जाएगी। कनाडा के ब्रैम्पटन में चल रहे मंदिर मामले में अब हिंदू सभा ने मंदिर के पुजारी राजेंद्र प्रसाद को बर्खास्त कर दिया है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने कहा है कि पुजारी की इस प्रदर्शन में शमूलियत संदेह के घेरे में है। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में ही है। अमेरिका के इलेक्शंस का आज रिजल्ट आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वे साल 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और अब 2024 में वो दोबारा चुने गए हैं और उनको 279 इलेक्टोरेट वोट हासिल हुए हैं। इसके अलावा जो कमला हैरिस जो उनके प्रतिद्वंदी थी, जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, उनको सिर्फ 219 इलेक्टोरेट हासिल हुई हैं। और जो बार बार कहा जा रहा था कि जो स्विंग स्टेट्स हैं उनसे चीज़ें डिसाइड होंगी और 7 में से 4 स्विंग स्टेट्स में कहीं ना कहीं ट्रंप ने जीत हासिल की है। इनमें से जॉर्जिया हो गया, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, विस्कॉन्सिन हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया। इन सब 4 स्टेटों में कहीं ना कहीं ट्रंप जीते हैं। टोटल अमेरिका में 538 इलेक्टोरेट हैं और 270 मेजोरिटी के लिए चाहिए होते हैं और ट्रंप के पास 270 से 9 इलेक्टोरेट ज़्यादा हैं। और जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में 16-16 इलेक्टोरल वोट हैं, जबकि पेंसिल्वेनिया में सबसे अधिक 19 इलेक्टोरल वोट हैं। और कहीं ना कहीं जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया, इन सब में ट्रंप जीत कर आए हैं। इनके अलावा जो 3 स्विंग स्टेट्स बच गए, नेवाडा, मिशिगन, एरिजोना, इनमें कहीं ना कहीं जो कमला हैरिस हैं वो आगे दिखी। और उसके बाद जब जब ये क्लियर हो गया कि चुनाव जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया, उन्होंने भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का 45वां और 47वां राष्ट्रपति चुने जा रहा हूं। इसको लेकर मैं अमेरिका के लोगों का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जेडी वेंस अच्छा विकल्प रहा, उन्होंने जेडी वेंस की सराहना की है। इसके अलावा उन्होंने जो जेडी वेंस हैं वो बेसिकली उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया था उनको। एलन मस्क स्टार प्रचारक थे, तो उनका भी उन्होंने धन्यवाद किया और एलन मस्क को उन्होंने शानदार इंसान बताया है। और इसके अलावा हम बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और कैंपेन स्टाफ के साथ वो स्टेज पर पहुंचे थे और अभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इस किस्म के नारे फिर से लगाए और कैंपेन के दौरान भी ये नारा वो लगातार लगा रहे थे।
हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। उनमें से एक तो जो दो बड़ी इंटरनेशनल लेवल की हम जियोपॉलिटिक्स की चुनौतियां कहें तो खड़ी हैं, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल और फलस्तीन का जो संघर्ष है वो दोनों खड़े हैं बीच में, और इसको लेकर उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो ट्रंप हैं उन्होंने कुछ चीज़ों को लेकर अपने जो कैंपेन था उसमें बात की है। उसमें एक तो उन्होंने कहा है कि जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका की वो सीमा को सील कर देंगे, और उन्होंने वायदा किया था। और अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो दीवार है उसका निर्माण वो पूरा करने की बात उन्होंने कही थी। अब देखना होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो अमेरिका में बिना दस्तावेज बिना डॉक्यूमेंट्स के जो माइग्रेटेड लोग रह रहे हैं, जो प्रवासी लोग रह रहे हैं, उनको वो वापस भेजेंगे। इसका असर भारतीयों के ऊपर भी पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा था कि वो महंगाई को कम करेंगे और ऊर्जा उत्पादन में अमेरिका को बढ़ोतरी देंगे, और ऑयल ड्रिलिंग के लेकर भी उन्होंने बात कही थी। टैक्सेस को लेकर भी कहा था, और उन्होंने कहा कि वो अरबों खरबों डॉलर की जो टैक्स कटौती है उसको कम करेंगे, और भी टैक्स कटौती की भरपाई के लिए वो टैरिफ में जो है उसको उसकी उसमें बढ़ोतरी करेंगे। और महिलाओं का जो गर्भपात का मुद्दा है उसको भी उन्होंने, ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार में बोला था। उसमें उन्होंने कहा था कि कानूनी पक्ष को लेकर निर्णय स्टेट करेगा, और 3 जजों को नियुक्त किया गया जाएगा, और जिसमें रो बनाम वेड मामले में जो एक अहम भूमिका भी निभाई गई थी, वो पूरा आपको मामला भी पता है। और एक हिसाब से ट्रंप की वापसी हुई है। ट्रंप को बहुत सारे जो दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो बधाई भी दे रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री हों या यूक्रेन के राष्ट्रपति हों या भारत के प्रधानमंत्री हों, सबने बधाई दी है। बेंजामिन नेतन्याहू, जेलेंस्की, नरेंद्र मोदी और फ्रांस के भी जो चांसलर हैं उन्होंने भी उनको बधाई दी है। तो एक हिसाब से बधाइयों का आज तो उनको खूब मिलेगा। जो एलन मस्क हैं उन्होंने ट्विटर पे पूरा कई सारे ट्वीट किए हैं, और रिपब्लिकन्स के लिए एक बड़ी जीत है और दोबारा वो सत्ता में आए हैं। ट्रंप के राजनीतिक करियर को एकदम से ख़त्म मान लिया गया था, लेकिन ट्रंप दोबारा उभरे हैं। और इसको लेकर जो अमेरिका का चुनाव रहा है इसको लेकर हम बात भी करेंगे। अमेरिका में जो कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी बात होती रहती है, तो एक अच्छा आपको शो भी इसके ऊपर हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर जो भारत में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनको लेकर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, और आज से राहुल गांधी भी उस मैदान में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली सभा के लिए जो जगह चुनी वो है आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर। वहां पर उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के ऊपर जाकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो आरएसएस है वो कहीं ना कहीं भारत के संविधान के ऊपर हमला करती है, और वो सिर्फ एक किताब पर हमला नहीं कर रहे बल्कि जो भारत की आवाज़ है उसके ऊपर वो लोग हमला कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो हमारी संस्थाएं हैं वो संविधान से बनी हुई हैं, यदि संविधान ही नहीं होगा तो कोई चुनाव आयोग भी नहीं बचेगा और कोई भी चीज़ें नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि जो आरएसएस है वो संविधान के ऊपर सीधे हमले नहीं करती, उसके लिए वो अलग किस्म की तिकड़ में करती है। उन्होंने कहा कि अगर वो सीधे संविधान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो 5 मिनट में वो चुनाव हार जाएंगे, इसलिए वो सीधा हमला करने की बजाय कई तिकड़मे करती हैं। ये राहुल गांधी ने आज किया है। और महाराष्ट्र में एक हिसाब से चुनाव काफ़ी टफ नज़र आ रहा है, और ये भी लग रहा है कि जो भी महाराष्ट्र को जीतेगा वो एक फाइनली जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उनमें उनके बाद जो नैरेटिव की वॉर है उसमें भी अगले 1 साल तक डोमिनेट करता नजर आएगा। और उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र भारत की राजनीति में दूसरा बड़ा सूबा है, बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है, और इसकी राजनीति भी इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर अफेक्ट डालती है। 48 इलेक्टोरल सीट्स यहाँ पर हैं टोटल। अगर हम बात करें कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूपी में है 80, और दूसरे नंबर पर हम सबको पता है कि महाराष्ट्र में सीटें हैं 48 सीटें 48। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है। महाराष्ट्र की बीजेपी इकाई ने भी अपने 40 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जो अलग अलग 37 सीटों के ऊपर पार्टी का साथ नहीं दे रहे थे। तो बीजेपी भी बहुत सीरियसली इसमें चुनाव लड़ रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर जम्मू कश्मीर से आई। जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र जारी है, और आज उसके दूसरे दिन ही आर्टिकल 370 को विधानसभा में पारित कर दिया गया है, और कहा गया है कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। इसको लेकर प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने लेकर आए थे। कल पीडीपी के विधायक ने इसको लेकर जो प्रस्ताव था वो रखा था। आज
कांग्रेस के सुरेंद्र चौधरी, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा और उसके बाद इसको पारित कर दिया गया। इसी को लेकर जो बीजेपी के जो विधायक जीत कर आए हैं, उन्होंने 5 अगस्त जिंदाबाद के नारे लगाए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, इस किस्म के एक हिसाब से नारे लगाए। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस के एक हिसाब से बड़े नेता थे, उनको 47 के आसपास जम्मू कश्मीर की एक हिसाब से जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाइए, तो उसको उन्होंने उस लिहाज से इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो वो आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में उछाले आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। तो ये एक मामला है। बाकी जो आज सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जो रखा उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा स्टेटहुड है, स्टेटहुड हमारी मेन डिमांड थी, चाहे कांग्रेस की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, बीजेपी की हो। तो इसके लिए हमने हमेशा विशेष दर्जे की वकालत की है और 2019 में हमसे ये विशेष दर्जा छीन लिया गया था और अब बहुत नुकसान हुआ है। और जो आतंकी घटनाएं हैं वो तो 370 हटाने के बाद तो घटी नहीं है। उन्होंने राजौरी, चिनाब घाटी, कठुआ और सांबा में उग्रवाद को लेकर बातें कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि बाहर के लोग आके यहाँ पर ज़मीन खरीद रहे हैं। तो एक हिसाब से एक स्टेटहुड का जो वायदा था नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का, वो पूरा होता दिख रहा है। उन्होंने अपने असेंबली में तो पारित कर दिया। अब देखना होगा कि वो केंद्र से कैसे तालमेल करके आर्टिकल 370 बहाल करवा पाते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा से आई और हरियाणा में डीएपी खाद के लिए किसान लाइनों में लगे हुए हैं और इतनी ज़्यादा मारामारी है कि रात को ही किसान जो सेंटर्स हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डीएपी खाद, और जिसको पंजाबी में रे बोलते हैं, रे जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वहाँ पर बाहर जो किसान है वो लाइनें लगाकर खड़े हो जाते हैं। और पुलिस भी अब तैनात की गई है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर ताकि कोई भी झगड़ा विवाद ना हो। जींद हो, भिवानी हो, पलवल, फरीदाबाद, बहुत सारी जगहों के ऊपर पुलिस तैनात की गई है। बहुत मारामारी है, बहुत किसान नाराज भी हैं कि जो एक हिसाब से उनको रे ठीक से मिल नहीं रही और कालाबाजारी चल रही है। पंजाब में भी एक हिसाब से डीएपी खाद के लिए मारामारी चल रही है, फर्टिलाइजर्स के लिए मारामारी चल रही है और कालाबाजारी भी चल रही है। पंजाब के कॉमेडियन हैं गुरदीप मनालिया, उन्होंने तो कॉमेडी भी बनाई है कि जिसके पास एक बोरी खाद की है उसके लिए पुलिस को उसको लाइसेंस देना चाहिए पिस्तौल का, और जिसके पास 2 बोरियां हैं उसको कहीं ना कहीं पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि मेरे चाचा के पास तो 10 बोरियां हैं खाद की, यानी कि रे की 10 बोरियां हैं, तो उनको तो पूरी पायलट जिप्सी मिलनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, क्या पता कौन लूट के ले जाए। आज के टाइम पे रे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है पंजाब और हरियाणा में, तो कॉमेडियन इसके ऊपर कंटेंट भी बना रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से आई इंडिया के, और जो द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने एक ऑर्डर जारी करते हुए कहा है कि भारत के एयरपोर्ट्स के ऊपर सिख कर्मचारी कृपान नहीं पहन सकेंगे। इसको लेकर जो ये आदेश है ये पहले भी आ चुका है, लेकिन एसजीपीसी ने जब इसका विरोध किया था तो वापस हो गया था, लेकिन अब दोबारा से ये आदेश आया है। इसको लेकर जो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हैं ज्ञानी रघुवीर सिंह, उन्होंने कहा है कि 5 ककार गुरुओं की देन है और एसजीपीसी से कहेंगे कि इसको लेकर सरकार से बातचीत करे। श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी जो ये निर्णय लिया गया है इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं याद करने का मामला है ये, और क्या सिख कृपान न पहन के ड्यूटी करने का जो ये आदेश है क्या इसको वापस नहीं लिया जाना चाहिए? तो बिल्कुल आदेश गलत है, ये बात उन्होंने कही है। मैंने जैसे बताया कि साल 2022 में भी इसको लेकर बात हुई थी, जिसमें एसजीपीसी ने प्रॉपर लेटर लिख के और वकालत की थी कि आप सिखों की धार्मिक आज़ादी को छीन नहीं सकते हैं। 2017 में भी ये मामला विवादों में आया था और कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो पंजाब में अमृतसर से श्री अकाल तख्त साहिब से आई। आज अकाली प्रधान के भविष्य को लेकर वहाँ पर बैठक हो रही थी, बैठक खत्म हो गई है और अब फैसला सुनाने से पहले एक बैठक सिख जत्थेबंदियों के साथ भी की जाएगी, एक मीटिंग सिख जत्थेबंदियों के साथ भी की जाएगी। आज श्री अकाल तख्त साहिब पर
बहुत सारे सिख विद्वान भी मौजूद थे, बुद्धिजीवी मौजूद थे। इसके अलावा जो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह हैं, तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हैं, तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार श्री साहिबान ज्ञानी सुल्तान सिंह हैं। ये सभी इन लोगों ने भी जो सिख बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स आए थे उनकी बातों को बड़े गंभीरता से सुना है। कुछ विद्वानों ने जो अपने विचार थे वो लिखित में भेजे हैं। तो ये एक पूरा आज मामला रहा और सुखबीर सिंह बादल को लेकर आज मीटिंग थी। इसमें कोई भी फैसला तो नहीं सुनाया गया और कहा गया कि जो फैसला है वो कहीं ना कहीं एक जो सिख जत्थेबंदियां हैं उनके साथ मीटिंग के बाद ही सुनाया जाएगा। जो अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल हैं उनका साल 2007 से लेकर 2017 तक का जो कार्यकाल है उसके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और 5 आरोप हैं। उन 5 को लेकर ही सुखबीर सिंह बादल को 30 अगस्त 2024 को श्री अकाल तख्त साहिब ने तनखैया घोषित कर दिया था। अब देखना होगा कि उनको क्या राजनीतिक सजा सुनाई जाती है, धार्मिक सजा सुनाई जाती है, ये भी एक देखने वाली बात है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से आई। आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को डांट फटकार लगाई है। वो इसलिए लगाई क्योंकि जो निकाय चुनाव हैं, जो नगर निगमों के चुनाव हैं, वो अभी पेंडिंग है और कहा है कि 10 दिन के अंदर आप नोटिफिकेशन जारी करिए, नहीं तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चलेगा। और इसमें यह भी कहा गया कि आपके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। 5 जो बड़े निगम हैं जो और 42 परिषद हैं उनके जो चुनाव हैं वो पेंडिंग हैं। उसमें से अगर हम बात करें तो फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना इन नगर निगमों के और 42 नगर परिषदों के जो चुनाव हो पेंडिंग है। उनका जो कार्यकाल है 5 साल का वो खत्म हो चुका है और फिर भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। इसको लेकर ठीक ठाक आज पंजाब सरकार को डांट पड़ी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो पंजाब के बाई इलेक्शंस के बारे में है। पंजाब बाई इलेक्शंस के में अरविंद केजरीवाल 9 नवंबर के बाद एक्टिव आपको दिखेंगे। वो 2 दिन के लिए 4 सीटों पर प्रचार करने के लिए आएंगे। और इससे पहले अगर हम आज के समय में बात करें तो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, वो 4 सीटों के ऊपर फिर रहे हैं। उन्होंने आज चब्बेवाल में भी अपनी चुनावी सभा की है। और जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के रैलीज का इंतजार कर रही है और उसमें कुछ करिश्मा ढूंढ रही है, क्योंकि सीएम भगवंत मान की बहुत सारी खिलाफत भी ग्राउंड पे मौजूद है। उनको कई मामलों के लिए टोका भी जा रहा है। बरनाला में भी जैसे मैंने आपको बताया था उसमें बेअदबी की घटनाओं के लिए टोका गया, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं जरूर, थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन मैं जरूर सजा दिलवाऊंगा। तो उनको कई मुद्दों के ऊपर घेरा भी जा रहा है। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि जो पंजाब की दलित सियासत है उसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। जो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी है, उसके प्रधान को निकाल दिया गया है। जसबीर सिंह गढ़ी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और अब अवतार सिंह करीमपुरी को नया अध्यक्ष बताया गया है। गढ़ी से जब पूछा गया कि आपको पार्टी से निष्कासित किया गया है तो इसका क्या कारण आप मानते हैं, तो जसबीर गढ़ी ने कहा कि मैंने सिर्फ एक फ़ोन कॉल के कारण मेरे को पार्टी से निकाला गया है। मैंने बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती से टाइम मांगा था, उनके करीबी मेवालाल को फ़ोन करके कहा था कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूं, सिर्फ इसी कारण से इसी को मेरी अनुशासनहीनता बता के मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर कनाडा जो मंदिर मामला है उसको लेकर है। उसमें एक अपडेट है। उसमें हिंदू सभा ने वहाँ जिस मंदिर में घटनाक्रम हुआ है उसके पुजारी को बर्खास्त कर दिया है और राजेंद्र प्रसाद उस पुजारी का नाम है और उसकी प्रदर्शन में संदिग्ध शमूलियत कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत भड़काऊ स्पीच भी दिया है। जो हिंदू सभा द्वारा कार्रवाई की गई है इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। हिंदू सभा के अध्यक्ष मधुसूदन लामा ने इस संबंध में पूरा आदेश जारी किया है, एक प्रॉपर लेटर जारी किया है और उनको बर्खास्त किया गया है। इसमें कई सारे मामले हैं। इंडिया में तो इसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे सिखों ने कनाडा में मंदिर के ऊपर हमला कर दिया हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई आपको और हम सबको पता है कि वहाँ पर जो सिख जत्थेबंदियां हैं, कुछ सिख लोग हैं, वो लगातार इंडियन हाई कमीशन का विरोध कर रहे हैं। वो जब गुरुद्वारों में गए हैं, जो इंडिया की जो एम्बेसी के जो लोग हैं वो जब गुरुद्वारों में गए हैं वहाँ पर भी उनका विरोध किया गया है। मंदिर में तो विरोध किया गया, वो कोई मंदिर के ऊपर हमला करने नहीं आए और एज सच कोई उन्होंने मंदिर के ऊपर हमला भी नहीं किया। वहाँ पे कुछ झड़प हुई है जो लोगों के, और जैसे हर बार होता है प्रोवोकेशन होती है, दोनों तरफ से प्रोवोकेशन हुई, उसमें कुछ लोगों की झड़प हुई है। वो मंदिर पे हमला पता नहीं क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या
हासिल इंडिया में बीजेपी करना चाहती है, इसको इस किस्म से प्रेजेंट करके। तो ये एक मामला है। इसके बाद आप आपने उस स्पीचेस भी सुने होंगे जो दोनों तरफ से प्रोवोकेशंस किए गए हैं। तो बहुत सीरियस मामला है। मुझे लगता है कि इसको रिलीजियस एंगल ना देके इसको ऐसे देखा जाए कि वहाँ के लोग जो इंडियन हाई कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी को ही वो उसी के चक्कर में वो सेक्टेरियन एजेंडा का के शिकार हो गए हैं, जो एक हिसाब से बड़ा नैरेटिव है, बिग नैरेटिव, उसमें फंस गए हैं। तो इतना मेरा ये मानना है। बाकी आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते